हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखे, कुछ फंडामेंटल बातें हम लोगों ने की। और आइडियल ट्रांसफार्मर, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उनकी, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इस वीडियो से बच्चों हमें पढ़ना है एनालिसिस ऑफ ट्रांसफार्मर। हमें ट्रांसफार्मर की एनालिसिस करनी है और यहाँ से थोड़ा सा जो आगे की चीज़ें होंगी थोड़ी टफ हो जाएंगी, क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट अगर आपका सर्किट थ्योरी और ट्रांसफार्मर का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है बच्चों, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों एनालिसिस ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर की एनालिसिस जो है वो बच्चों दो केस में हम करते हैं। केस वन जो होता है वो ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड होता है, मीन्स ट्रांसफार्मर पे आपने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया है, सिर्फ सप्लाई दिया हुआ है। और एक केस होता है ट्रांसफार्मर ऑन लोड, मीन्स ट्रांसफार्मर पे तो आपने सप्लाई दिया ही दिया है, साथ ही साथ आपने लोड भी कनेक्ट किया है ट्रांसफार्मर पे। और आपने लोड जो पढ़ा है वो तीन नेचर का पढ़ा है। भाई एसी सर्किट थ्योरी में मैंने तीन नेचर का लोड बताया था, रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। तो हमें इन तीनों टाइप के लोड के लिए हमें एनालिसिस करनी है इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन लोड। बात समझ में आई। तो ये हमें इस वीडियो में, मतलब इस वीडियो में और आगे के वीडियोज़ में इतना हमें करना है एनालिसिस ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है बच्चों, मीन्स आप ये समझ लीजिए कि अब ट्रांसफार्मर के और डीप में हम घुस के स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। नाम से ही साफ साफ पता चल रहा है कि ट्रांसफार्मर पे लोड कनेक्ट नहीं है। तो ट्रांसफार्मर पे लोड आप किधर कनेक्ट करते हो? सेकेंडरी साइड में। भाई प्राइमरी साइड में तो आप सप्लाई देते हो और सेकेंडरी साइड में आप क्या कनेक्ट करते हो? लोड। ठीक है, और यहाँ देखिए मैंने सर्किट डायग्राम बना रखा है ट्रांसफार्मर का। हालांकि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, बट यहाँ एक बार रिकॉल करने के लिए मैंने बना दिया। ये ट्रांसफार्मर का कोर, ये प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, R1 और R2 क्या शो कर रहे हैं? वाइंडिंग रेजिस्टेंस। और ये शो कर रहा है X1 X2 लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है, आपने सप्लाई दिया V1, करंट फ्लो किया I1 प्राइमरी में, EMF इंड्यूस्ड हुआ E1 और सेकेंडरी में E2। और अगर इधर क्लोज है, ओपन नहीं है, तो करंट फ्लो किया I2 और यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हुआ बच्चों V2 लोड के क्रॉस। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने कर ली थी। अब सोचिए ज़रा, ट्रांसफार्मर अगर लोड पे नहीं है, इसका मतलब सेकेंडरी साइड जो है वो क्या है? ओपन है। सेकेंडरी साइड में आपने कोई लोड नहीं कनेक्ट किया है, मीन्स ओपन है। तो अगर ओपन है तो I2 की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो I2 की वैल्यू बच्चों जीरो अगर हो गई तो इसमें जो ड्रॉप हो रहा है, भाई यहाँ ड्रॉप कितना हो रहा है? वोल्टेज का ड्रॉप I2 इंटू R2। यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप कितना हो रहा है? I2 इंटू JX2। भाई कॉम्प्लेक्स नोटेशन की बात अगर की जाए तो ये JX2 हो जाएगा ना, तो I2 इंटू JX2। ठीक है, तो ये वाला ड्रॉप क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा, क्योंकि I2 की वैल्यू जीरो है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये ट्रांसफार्मर जब नो लोड पे रहेगा तो ये सिचुएशन होगा, E2 इक्वल टू V2, I2 इक्वल टू जीरो। और प्राइमरी के साइड में जो करंट उस टाइम फ्लो करेगा बच्चों I1, उसको I0 से डिनोट करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है, ट्रांसफार्मर अगर नो लोड पे है, ट्रांसफार्मर क्या सेकेंडरी साइड अगर ओपन है बच्चों, तो I2 की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। E2 इक्वल टू V2 होगा और I1 को उस टाइम हम I0 से रिप्रेजेंट करेंगे, I0 से डिनोट करेंगे, एंड दैट I0 इज नोन एज नो लोड करेंट। ठीक है, मीन्स ट्रांसफार्मर जब नो लोड पे होगा तो उस टाइम जो प्राइमरी में करंट फ्लो करेगा, दैट करंट इज नोन एज नो लोड करंट। एक और नाम बच्चों इसका होता है एक्साइटिंग करंट, है ना। एक्साइटिंग करंट क्यों बोलते हैं, ये अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको समझा दे रहा हूँ एक्साइटिंग क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप दैट इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों ये जो I0 करंट है, नो लोड करंट है, जब ट्रांसफार्मर नो लोड पे है, प्राइमरी साइड का करंट, ये जो करंट है, इस करंट का दो कंपोनेंट होता है। मीन्स आप यूँ समझ लीजिए कि प्राइमरी साइड का जो करंट है उसका दो काम है। बात समझ रहे हैं ना।
ये करंट जो है वो दो टुकड़ों में टूटता है, या आप यूँ समझ लीजिए इस करंट के दो पार्ट होते हैं और दोनों पार्ट का डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है। एक पार्ट क्या होता है बच्चों, इस प्राइमरी करंट का जो एक पार्ट होता है वो कोर में फ्लक्स इस्टेब्लिश करता है, कोर में फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। भाई आपको कोर में फ्लक्स इस्टेब्लिश करना है ना, तभी तो आप ईएमएफ इंड्यूस कराओगे। तो इस आई नॉट का कुछ पार्ट कोर में फ्लक्स इस्टेब्लिश करता है, कोर को मैग्नेटाइज करता है या कोर को एक्साइट करता है। दैट्स वाई दिस कंपोनेंट ऑफ करंट इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट एंड इट इज डिनोटेड बाई आई एम। बात समझ रहे हैं ना? आई नॉट का एक पार्ट क्या करेगा, कोर को मैग्नेटाइज करेगा, कोर में फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। दैट्स वाई दिस इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आई नॉट एंड इट इज डिनोटेड बाई आई एम। बात समझ में आई बच्चों? ये इसका काम क्या है भाई, टू प्रोड्यूस या टू इस्टेब्लिश मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर। बात समझ रहे हैं? और इसका कुछ पार्ट लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसको हम डिनोट करेंगे आई डब्ल्यू से, या कहीं कहीं आई म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई डब्ल्यू या आई म्यू आप कुछ भी यूज कर लीजिए। बात समझ रहे हैं ना भाई? अगर करंट फ्लो कर रहा है तो जाहिर सी बात है लॉस होगा। तो ऐसा थोड़े ना कि सारा का सारा लॉस हो जाएगा, कुछ पार्ट लॉस होता है ना, और कुछ पार्ट क्या करता है, फ्लक्स प्रोड्यूस कराता है। अब आप ज़रा सोचिए तो अगर ट्रांसफार्मर, ठीक है भाई प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, तो हमने अब पिछले वीडियो में पढ़ा था कि आइडियल ट्रांसफार्मर में लॉस नहीं होता है, बट यहाँ हम क्या स्टडी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है तो जाहिर सी बात है लॉसेस होंगे। बट अगर ट्रांसफार्मर बेटर है, गुड ट्रांसफार्मर है, बढ़िया ट्रांसफार्मर है, तो ये जो लॉस होगा बच्चों क्या होगा, वो कम होगा। इसका मतलब इस करंट का मैक्सिमम पार्ट क्या करेगा, फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। बात समझ रहे हैं ना? कोर में क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, कोर को मैग्नेटाइज करेगा, या हम ये कह सकते हैं कि कोर को एक्साइट करेगा, ट्रांसफार्मर को एक्साइट करेगा। ट्रांसफार्मर को एक्साइट करने का मतलब, इवन किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन को एक्साइट करने का मतलब बच्चों, उस मशीन के अंदर उसके कोर में फ्लक्स इस्टेब्लिश करना होता है। आगे भी जब हम लोग मशीन और टाइप वाला मशीन पढ़ेंगे तो उसमें भी एक्साइटिंग वर्ड मैं यूज करूँगा। तो कहीं भी एक्साइटिंग वर्ड अगर आ गया तो आप यूँ समझ लीजिएगा कि मशीन के अंदर जो मैग्नेटिक कोर लगा हुआ है उसमें फ्लक्स इस्टेब्लिश करने को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटिंग बोलते हैं। बात समझ गए ना? तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका जो मैक्सिमम पार्ट है आई नॉट का, वो क्या किया, फ्लक्स प्रोड्यूस किया। दैट्स वाई आई नॉट इज ऑल्सो नोन एज एक्साइटिंग करंट। बात समझ रहे हैं ना? ट्रांसफार्मर को एक्साइट कर रहा है, फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, कोर को मैग्नेटाइज कर रहा है। बात समझ रहे हैं ना? दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज एक्साइटिंग करंट, ठीक है। और कुछ पार्ट लॉस हो जा रहा है, ठीक। तो आई होप दैट बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ज़रा लॉस के बारे में और थोड़ा डीप में जाते हैं। भाई ट्रांसफार्मर में आपने देखा कि जैसा कि मैंने ये सर्किट बनाया है, यहाँ देखिए, तो ट्रांसफार्मर में सबसे पहले तो एक कोर है ना, और ये कॉपर का वाइंडिंग किया है हमने। इसका मतलब ट्रांसफार्मर मैग्नेटिक सर्किट तो है ही है, लेकिन कॉपर मटेरियल का भी इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट भी है। बात समझ रहे हैं ना? मीन्स ट्रांसफार्मर कंटेन्स बोथ मैग्नेटिक सर्किट एज वेल एज इलेक्ट्रिक सर्किट या कंडक्टिंग सर्किट। मीन्स आप यूँ समझ लीजिए बच्चों कि ट्रांसफार्मर के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल भी है और कंडक्टिंग मटेरियल भी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि दो लॉस होंगे, एक कंडक्टिंग मटेरियल की वजह से लॉस होगा और दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से लॉस होगा, ठीक है। मैंने मैग्नेटिक सर्किट में लॉस डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से, कोई भी मशीन के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से या मैग्नेटिक मटेरियल में कितने तरह के लॉसेस होते हैं बच्चों, दो।
एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस और दूसरा होता है एडी करंट लॉस। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब यहाँ जो लॉस होगा बच्चों वो दो तरह का लॉस होगा। एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से, जिसको हम क्या बोलते थे, याद है ना आपको, कोर लॉस या आयरन लॉस। भाई याद है ना आपको, कोर लॉस या आयरन लॉस। आप मैग्नेटिक सर्किट वाला वीडियो देखिएगा, BH कर्व वाले टॉपिक में मैंने ये डिस्कस किया था। कोर लॉस या आयरन लॉस ये किसकी वजह से आया है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से, है ना। और एक लॉस और होगा जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी की वजह से आएगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की वजह से आएगा, एंड दैट इज नोन एज कॉपर लॉस। ठीक है। हालांकि मैं ट्रांसफार्मर का लॉसेस का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मुझे बनाना ही पड़ेगा क्योंकि और भी बातें आपको ट्रांसफार्मर में समझानी पड़ेंगी मुझे, तो वहाँ चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ये भी यहाँ अभी आपको मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि देयर आर टू टाइप ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। फर्स्ट वन इज आयरन लॉस ड्यू टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ड्यू टू मैग्नेटिक मटेरियल, एंड सेकेंड वन इज कॉपर लॉस ड्यू टू कंडक्टिंग मटेरियल या ड्यू टू कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफार्मर। बात समझ रहे बच्चों? तो कॉपर लॉस कौन सा लॉस है? ये आपके लिए नया नहीं है, ये वही लॉस है जो आपने अब तक पढ़ते आए हैं सर्किट थ्योरी में, जो आप तक पढ़ते आए हैं, I²R। ठीक है, इसी को कॉपर लॉस बोलते हैं। और ये लॉस जो है बच्चों वो कैसे आया था? ओम्स लॉ आपने पढ़ा था ना, ओम्स लॉ की मदद से ही तो ये फार्मूला हमने डिराइव किया था। दैट्स वाई दिस लॉस इज ऑल्सो नोन एज ओमिक लॉस। इसको एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? ओमिक लॉस से। ओमिक लॉस क्यों बोलते हैं वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये फार्मूला जो है ओम्स लॉ से आया हुआ है। ठीक है, तो आज से सब लोग जान लीजिए ट्रांसफार्मर के अंदर दो लॉसेस होते हैं, कोर लॉस और कॉपर लॉस। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से, मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से, ये कंडक्टिंग मटेरियल की वजह से, या कंडक्टिंग प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, और दोनों ट्रांसफार्मर में यूज हो रहा है। बात समझ रहे हैं बच्चों? तो ये चीज़ मैं ट्रांसफार्मर के लॉसेस पे भी डिस्कस करूँगा। अब यहाँ देखिए, तो जो कॉपर लॉस की अगर हम बात करें बच्चों, तो कॉपर लॉस में देखिए, तो एक तो यहाँ पे R1 है और दूसरा R2 है। तो यहाँ जो लॉस होगा कॉपर लॉस वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि I2 जीरो है ना, I2² R2 करोगे तो ये जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? I1। तो I1 को आप किससे डिनोट करते हो? I0 से। बात समझ रहे हो ना? तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इलोबरेट कर दे रहा हूँ। आप अगर हम बात करें बच्चों कॉपर लॉस की, PCU की बात करें, PCU से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा I1² R1 प्राइमरी साइड में, और दूसरे साइड में I2² R2। और ये वाला क्या हो गया? जीरो हो गया। और नो लोड पे जब ट्रांसफार्मर होता है उस समय जो करंट होता है बच्चों वो I0 होता है। ठीक है, तो कॉपर लॉस कितना आ गया? I0² R1। ये आ गया नो लोड पे कॉपर लॉस। बात समझ में आया? तो बच्चों जब ट्रांसफार्मर नो लोड पे होता है तो उस समय करंट फ्लो करता है I0, एंड I0 इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, वो आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जब मैं ट्रांसफार्मर ऑन लोड बताऊंगा तब आपको पता चल जाएगा कि I0 क्यों स्मॉल होता है। मीन्स ट्रांसफार्मर जब नो लोड पे रहता है तो उस समय जो प्राइमरी में करंट फ्लो करता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। बात समझ रहे हैं? तो अभी फ़िलहाल मेरा विश्वास कर लीजिए कि I0 की वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों जो ट्रांसफार्मर में जो टोटल लॉस आ गया वो कितना आ गया? अगर हम टोटल की बात करें, टोटल लॉस की बात करें, वो कितना आ गया? ये तो एक तो आयरन लॉस होगा, इसको आप PI से डिनोट करो, PI आयरन लॉस और प्लस कॉपर लॉस, है ना। अब मैंने क्या कहा? I0 बहुत कम है, तो अगर I0 वेरी स्मॉल है बच्चों, तो सोचिए I0² R1 ये भी बहुत कम होगा। कैसे भाई? भाई I0 तो कम है ही है, I0² और कम हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि ये R1 वाइंडिंग रेजिस्टेंस है, और अगर ट्रांसफार्मर बढ़िया है तो जाहिर सी बात है वाइंडिंग रेजिस्टेंस कम होगा। बात समझ रहे हैं? अरे भाई आइडियल का वाइंडिंग रेजिस्टेंस कितना होता था? जीरो।
तो अगर ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो टेंस टू आइडियल होना चाहिए। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग रेजिस्टेंस 0 होता था, बट प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो आई नॉट स्क्वायर भी कम, R1 भी कम, मल्टीप्लाई करोगे तो और कम, मतलब वेरी वेरी स्मॉल। इसका मतलब वी कैन नेगलेक्ट PCU। PCU जो है वो वेरी वेरी स्मॉल हो गया, बल्कि वेरी 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 स्मॉल। बात समझ में आई? इसका मतलब जब ट्रांसफार्मर नो लोड पे रहेगा तो उस समय जो कॉपर लॉस उसके अंदर होगा वो बहुत कम होगा, उसकी वैल्यू बहुत कम होगी बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ भाई? दैट्स वाई वी कैन नेगलेक्ट PCU विथ रिस्पेक्ट टू PI। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ अगर आप PCU को नेगलेक्ट करते हो, PCU कैन बी नेगलेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू PI। तो P टोटल बच्चों क्या हो गया? PI के बराबर हो गया। और I क्या है? PI क्या है बच्चों? आयरन लॉस या कोर लॉस। ठीक है, ये क्या है? आयरन या कोर लॉस। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जब ट्रांसफार्मर नो लोड पे होगा तो उस समय जो ट्रांसफार्मर में टोटल लॉस होगा वो सारा का सारा आयरन लॉस या कोर लॉस होगा। ठीक है ना, क्योंकि कॉपर लॉस की वैल्यू बहुत कम होगी जो कि नेग्लिजिबल होगा। बात समझ में आई? अच्छा, पावर लॉस को एक और तरीके से आप देते थे। P टोटल को आप कैसे डिनोट करते थे भाई? लॉस अब तक आपने क्या पढ़ते आए हो? VI cos पाई। अगर हम लॉस की बात कर रहे हैं बच्चों तो वो कौन सा पावर होगा? रियल पावर। तो वो आप पढ़ते हो VI cos फाई। ठीक, अब देखिए मैं कैसे इस फार्मूले को बना रहा हूँ। V भाई प्राइमरी साइड में जो वोल्टेज दिया है वो V1 दिया है, करंट जो फ्लो कर रहा है वो I0 फ्लो कर रहा है। बात समझ रहे हैं? और उस टाइम जो ट्रांसफार्मर का फेज एंगल होगा वो होगा फाई नॉट, क्योंकि नो लोड पे है ट्रांसफार्मर, इसलिए इसको भी फाई नॉट से रिप्रेजेंट करोगे आप। तो ये टोटल लॉस का फार्मूला हो गया V1 I0 cos फाई नॉट। और ये पूरा का पूरा बच्चों किसके इक्वल होगा? आयरन लॉस के इक्वल होगा। मीन्स अगर आपको आयरन लॉस पूछ रहा है, कोर लॉस पूछ रहा है ऑन नो लोड, तो आप उसका एक्सप्रेशन दोगे V1 I0 cos फाई नॉट। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों याद रखिएगा, ये हम न्यूमेरिकल लगाने में इसका इस्तेमाल करेंगे। बात समझ रहे हैं? और जो कुछ बातें मैंने बताई वो आप अपने नोटबुक में तो नोट करेंगे ही करेंगे, और सारी बातें लाइन बाय लाइन मैंने नोट्स में लिख रखा है। ठीक है, आप नोट्स पढ़िएगा, आपको सब समझ में आएगा। तो आई होप दैट बच्चों आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब बारी है, जब ट्रांसफार्मर नो लोड पे होता है तो ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है? भाई आपको ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। आप कहोगे कि सर हमने यहाँ तो इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया था, अब क्या ज़रूरत पड़ गई? भाई ये इक्विवेलेंट सर्किट नहीं है अभी, क्योंकि आपको यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है वो उसके कितने कंपोनेंट है ये नहीं शो हो रहा है इसमें। तो इक्विवेलेंट सर्किट में हमें सब कुछ दिखना चाहिए। ठीक है, और अभी हम ट्रांसफार्मर नो लोड पे है तो उसका इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं। इसके बाद हम जब ट्रांसफार्मर ऑन लोड पढ़ेंगे तो उसका भी इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। और बच्चों ये पूछता भी है एग्जाम में कि ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड, या ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन लोड। ठीक है, तो आइए बनाते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप जो जनरल सर्किट होता है ट्रांसफार्मर का वो बनाइए। ये वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ये वाइंडिंग रिएक्टेंस, और मैं सिंबल बना रहा हूँ। ये हो गया कॉइल 1, ये कोर हो गया बच्चों। इसे थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। ये सेकेंडरी साइड का, और ये भाई आइडियल के साथ आपने सीरीज में R1 R2 को जोड़ दिया और X1 X2 को भी जोड़ दिया, यही तो पढ़े हो आप। यहाँ बच्चों क्या हो गया, इससे करते हैं, ये हो गया E1 और ये हो गया V1, ये हो गया E2 और ये हो गया V2। यहाँ करंट फ्लो कर रहा है I2 जिसकी वैल्यू बच्चों 0 है, या आप एक काम करो यहाँ पे लिख दो ओपन। ठीक है,
और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है बच्चों वो है आई नॉट। ठीक, अब कहोगे सर ये तो वही पुराना आपने बना दिया। अभी नहीं, इस आई नॉट के कितने कंपोनेंट बच्चों? 2 कंपोनेंट। भाई अभी मैंने बताया ना, आई नॉट के जो है वो 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो फ्लक्स प्रोड्यूस करता है जिसको मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट बोलते हैं, और एक जो है बच्चों वो लॉस हो जाता है ना। तो इस आई नॉट को आप 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक करेंगे, ऐसे। ठीक है बच्चों, और यहाँ दिखाएंगे कि आई नॉट आ रहा है ऐसे। अभी मैं आपको नोट्स का भी डायग्राम दिखा दूंगा, यहाँ उतने अच्छे से नहीं बन पा रहा है। अब इस आई नॉट का 2 कंपोनेंट, एक तो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो फ्लक्स को आप कैसे शो करते हो? इलेक्ट्रिकल सिंबल से। आप बना दीजिए रिएक्टेंस। दूसरा पार्ट बच्चों क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है, तो लॉस को आप रेजिस्टेंस में दिखा दो। भाई रेजिस्टेंस में ही तो लॉस होता है। ये देखिए, ये बन गया ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट ऑन नो लोड। इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो बच्चों क्या होगा? IM, और इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो IW हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ये लॉसी कंपोनेंट और ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, एक और नाम होता है इसका लॉसलेस कंपोनेंट। भाई इसकी वजह से लॉस नहीं हो रहा है ना, इसके लॉसलेस कंपोनेंट भी बोल सकते हो, और इसको लॉसी कंपोनेंट बोल सकते हो। बात समझ में आई बच्चों? तो ये पूरा कंप्लीट जो है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। ठीक है, एक बार मैं आपको नोट्स में भी दिखा दे रहा हूँ। मैंने नोट्स में पूरा कंप्लीट नहीं बनाया है, सिर्फ आई नॉट को ब्रेक करके ही बनाया है। ये देखिए, दिख रहा है ना आपको? ये देखिए आई नॉट आया है और 2 पार्ट में ब्रेक हुआ है। एक तो IW, यहाँ W लिख लीजिएगा आप, और एक I जो फ्लक्स प्रोड्यूस किया IM। और फ्लक्स वाले को मैंने रिएक्टेंस से और लॉस वाले को रेजिस्टेंस से। ये जो रिएक्टेंस है इसको X0 से लिखते हैं, और जो रेजिस्टेंस होता है वो R0 से लिखते हैं। बच्चों देखो, ये ट्रांसफार्मर में ऐसा लगा नहीं होता है। बात समझ रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं ट्रांसफार्मर में ऐसे लगा होगा ये जो हम बना रहे हैं। ये तो हम ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए ट्रांसफार्मर को हम एक इलेक्ट्रिकल सिंबल दे रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? ऐसा होता नहीं है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बच्चों, ये जो IE कंपोनेंट, सॉरी जो IW कंपोनेंट है, यहाँ पे आते हैं अपने नोट्स में। ये देखिए, तो ये जो IW कंपोनेंट है बच्चों वो क्या होगा? वो V1 के फेज में होगा। भैया आपने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। बात समझ रहे हैं ना? तो भाई आप AC सर्किट थ्योरी में पढ़े हैं कि इन द केस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस वोल्टेज एंड करंट विल बी इन सेम फेज। इसका मतलब IW एंड V1 इन सेम फेज। ठीक है, और ये बताइए तो इसका IM और V1 के बारे में बताइए तो। भाई IM और VM, ये देखिए ना, इंडक्टर का करंट है, प्योर इंडक्टर का करंट है, तो जाहिर सी बात है V1 और IM में क्या होगा? 90 डिग्री का फेज होगा। भाई 90 डिग्री का फेज एंगल होगा कि नहीं IM और V1 में, क्योंकि प्योर इंडक्टर है ना। तो IM एंड V1 में क्या होगा? फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा और इसको हम आगे बताएंगे आपको कि डायग्राम से आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जो इसका जो करंट है, जो IW कंपोनेंट है I0 का, वो V1 के फेज में होता है। और बच्चों जो इसका कंपोनेंट है I0 का, ये वाला कंपोनेंट है, वो इससे 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे होता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया बच्चों कि जो I0 है वो 2 कंपोनेंट में ब्रेक हुआ। एक हुआ IW में और एक हुआ IM में। इसका मतलब दोनों का जो फेजर सम है बच्चों वो किसके इक्वल होगा? I0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो एक बार आप नोट्स भी देख लेना। यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ नोट्स। ये देखिए, मैंने सब कुछ एक एक बातें मैंने इसमें लिख रखी है। यहाँ से स्टार्ट है, देखिए ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। ठीक है, ये देखिए सब कुछ लिख रखा है मैंने, देख रहे हैं आप? तो यहाँ तक अभी आप कीजिए। अब इसके बाद जो है हम लोग ट्रांसफार्मर जब नो लोड पे रहता है तो उस समय फेजर डायग्राम कैसा बनता है ट्रांसफार्मर का ऑन सेकेंडरी साइड एंड ऑन प्राइमरी साइड, वो हम लोग को पढ़ना है।
तो आई होप दैट बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।